झारखंड में आरजेडी जो है हेमंत सोरेन के कंधे पे चढ़ करके जोरदार सफलता हासिल करती है। जी झारखंड की जीत ऐसी जीत दिखाई पड़ रही है जिसको देख करके लग रहा है कि ये तो बीजेपी के खिलाफ लोगों का जबरदस्त माइंडसेट था, एक तरीके से आंधी थी। अगर महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है और उनके विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है, तो झारखंड में भी वही दिखाई पड़ रहा है। अकेली बीजेपी 2019 में इससे बेहतर करती हुई दिखाई पड़ी थी, 2019 से भी खराब स्थिति होती दिख रही है। क्या कहेंगे जी आप? जी मतलब इसको मैं थोड़ा ब्रॉड सेंस में लेता हूं। जैसा कि आपने पूछा था इसके पहले कि लालू यादव का क्या भविष्य है या क्या मान लिया जाए, तो अगर 4 बाई इलेक्शन में बिहार में आरजेडी पिछड़ा, तो फुल इलेक्शन में झारखंड में, पड़ोसी झारखंड में उसने अचानक उछाल मार दिया। जबरदस्त उछाल आ गया, मतलब जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस बार का जो अभी ये इलेक्शन हुआ और जिसके मतों की गिनती चल रही है, कहीं और कहीं पूरी हो गई है, इसको आप देखें तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ, अप्रत्याशित बहुमत के साथ आगे है, ठीक वैसे ही झारखंड में इंडिया ब्लॉक आगे है। बिहार में आरजेडी बिल्कुल साफ लग रहा है, लेकिन बंगाल में देखिए टीएमसी एकदम सारी सीटों पे हावी है। तो इस बार जनता लगता है कि हर जगह की जनता ने फैसला कर लिया है कि जो देना है, जिसको देना है भरपूर दो, इतना दो कि बस फिर वो अघा जाए जिसको बोलते हैं, और अपना करिश्मा दिखावे। तो बंगाल और बिहार में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ना है दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में। झारखंड में जो सुपड़ा साफ हुआ, तो आपसे, आपके साथ कई बार बात करने का मौका मिला और फ्रंट्स पे भी मौका मिला। मेरी समझ से यहाँ पे बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की का महत्व तो नहीं है, लेकिन बीजेपी ने परायता कुछ ज्यादा फैला दिया, जो बार बार चर्चा होती रही। और खासकर मैं मानूंगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार यहाँ पे हंगामा खड़ा किया बांग्लादेशी घुसपैठ का, और आपसे भी मैंने पहले भी कहा था कि वो बैकफायर कर रहा है, और वो बैकफायर कर गया। दूसरी बात, झारखंड में क्या हुई कि बीजेपी में लोकल फेस नहीं था। झारखंड जैसा राज्य या कोई भी राज्य चुनाव में, खासकर विधानसभा चुनाव में, लोकल फेस चाहता है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के केंद्रीय नेता, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, संगठन के बड़े लोग हावी थे, और लोकल लीडरशिप कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो पिछलग्गू बन के घूमता था, और कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि हम किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इसके उलट इंडिया ब्लॉक में एक चेहरा था, और वो चेहरा सबको लीड कर रहा था। इसके कारण हुआ। और दूसरी, और एक फाइनल बात यह है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा, महिलाओं का वोट पर अप्रत्याशित ढंग से महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश में अगर लाडली बहना बोल चुकी है, तो झारखंड में मैया भी बोलेगी, और झारखंड की मैया बोली, बहुत बढ़िया से बोली। आपने बिल्कुल, आपने जो कहा था वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इनफैक्ट उससे ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी लेकिन बतौर बतौर पत्रकार आप थोड़ा संभल करके बोल रहे थे। पर एक जी बात मुझे और जो साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है, मुझे लगता है नहीं जो सबसे बड़ा फैक्टर झारखंड में बीजेपी की हार का बना है, वो ये बना है कि बीजेपी की तरफ से किसी भी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और केवल ऐसा लगने लगा कि झारखंड बीजेपी के नेताओं से गवर्न नहीं होगी, बल्कि हेमंता और शिवराज सिंह चौहान से गवर्न होगी। और जी जी इसलिए जो हेमंत सोरेन है, उनके पक्ष में पूरा सेंटिमेंट जगा। मुझे लगता है झारखंड प्राइड उभरने लगा, और इसलिए जी भारी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। जी क्योंकि ये स्थिति तो रघुवर दास के भी समय में नहीं थी, जबकि वो नहीं थी, नहीं थी। आदिवासी नहीं थे। रघुवर दास जी अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, और जी जी 25 सीट अकेले बीजेपी जीत गई थी। तो जी जी मैं अनुपम जी आपसे ये नहीं, इसमें पूछना चाहूंगा एक जी। बात मैं जोड़ना चाहूंगा। हाँ। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी के पास जो था कि ठीक है, एक मैं वो शब्द
अर्थ समझा जाए कि बाहरी लीडर्स यहाँ हावी थे, झारखंड के बाहर के लीडर्स यहाँ हावी हो गए। एक दूसरी बात थी जो गौर करनी चाहिए कि बीजेपी के पास जब मालूम था कि यहाँ पे महिला आबादी कम नहीं है और कई 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 विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो बीजेपी के पास कोई भी एक भी ऐसी महिला नेत्री नहीं थी जो कनेक्ट कर सके महिलाओं के साथ। ये केवल पुरुषवादी इनका प्रचार चल रहा था। और इधर कल्पना सोरेन अकेले थी जो कि जिसने 100 सभाएं की, 100 सभाएं की 81 सीटों पे। और उनमें खासियत है कि वो संथाली भी जानती हैं, अंग्रेजी भी जानती हैं, हिंदी भी जानती हैं, थोड़ा बहुत नागपुरी ये सब भी बोल लेती हैं। तो उनका महिलाओं से जो कनेक्ट था वो इधर एकदम शून्य था, जीरो था, बिल्कुल जीरो था। इस कारण मतलब जो महिला मैया सम्मान योजना आदि है सो है, लेकिन उनसे ज्यादा कनेक्ट भी हुआ महिलाओं का और वोट उनको पड़ा। अनुपम जी देखिए, अब श्याम किशोर चौबे जी झारखंड से हैं और झारखंड की जमीनी हकीकत को बखूबी समझते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि झारखंड को लेकर के तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे थे या कई एक्सपर्ट कह रहे थे कि बीजेपी झारखंड में आ रही है, महाराष्ट्र में नहीं आएगी, महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति खराब है, बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री पाती है महाराष्ट्र में। क्या झारखंड को पढ़ने में बीजेपी पिछड़ गई? आपको लगता है बीजेपी समझ नहीं पाई कि बड़े बड़े नेताओं को आप मैदान में उतार देंगे तो हेमंत सोरेन को सिंपैथी मिलेगी? और हेमंत सोरेन के पक्ष में जिस तरीके से झारखंड की मतदाता खड़ी हुई है, उससे एक बात बहुत साफ लग रहा है कि बीजेपी के लिए रिजेक्शन वाला वोट है। ये बीजेपी को रिजेक्ट किया है लोगों ने। बीजेपी को रिजेक्शन तो उतना नजर नहीं आ रहा है पंकज भाई, क्योंकि खुद बीजेपी को ऐसा लॉस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जो छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ था, वो एकदम हूबहू भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड में होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस मान के चल रही थी वो स्वीप कर रही है, और फिर क्या हुआ आपने देखा। अच्छा, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही जगह तीनों ही स्टेट्स में हमने देखा कि जहां पे पार्टियों का एकदम कंप्लीट स्वीप माना जा रहा था, वहां पे वो पार्टी मतलब बुरी तरह औंधे मुंह गिर गई। और जहां पे बहुत कंटेस्टेड फाइट बताई जा रही थी, और महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि एक राज्य में 6 राज्य हैं और सबके अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे और सबके अलग अलग रुझान आएंगे, तो वहां पे आपको एकदम क्लीन स्वीप होता हुआ मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, इट इज मोर एज अ स्वीप। मतलब अगर करहल की सीट छोड़ दी जाए तो सिर्फ एक ही सीट निकाल पाए अखिलेश यादव। आप बिहार में देख लीजिए, तो जहां पे कंटेस्टेड फाइट मानी गई, मुझको लगता है वहां पे पार्टियों ने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा उसको सीरियसली लिया। झारखंड में उनको लग रहा था कि शायद वो एक बहुत पहले मुझसे एक बड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप लोग इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब जहां पे जिस पार्टी के नेता के यहाँ नोटों का गोदाम निकलता है, पहाड़ निकलते हैं, और उस पार्टी को उस नेता को इतना प्रचंड बहुमत मिलता है कि सही पूछे तो अकेले ही सरकार बनाने की पोजीशन में आते नजर आ रहे हैं। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि वहां पे जिस सहानुभूति लहर को इन्होंने बहुत हल्के में लिया था, इन्हें लगा था कि साहब इसके एक सीमित असर होंगे, ये तो कोई नहीं मान रहा था कि बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन वो सहानुभूति लहर बहुत ज्यादा थी, पहली बात। दूसरी बात, एक झारखंड में मेरा सिर्फ एक दौरा हुआ है पंकज भाई, वहां पे कुछ इस तरह के भी मुझको एक, और जब से झारखंड बना है तब से वहां कुछ इस तरह का भी मिजाज है कि साहब भ्रष्टाचार में तमाम लोग लिप्त पाए गए हैं और तमाम लोग दोषी पाए गए हैं, और एक आदिवासी का उठना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह करके एक फीलिंग उन्होंने अपने समाज में और अपने फॉलोअर्स के बीच में, वो बड़ा आपसे झगड़ के लड़ते हैं, वो गिनाने लगते हैं कि अच्छा फलाने ने किया, ठिकाने किया, तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आज एक आदिवासी आपको पच नहीं रहा है। तो आप मान के चले कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना है बीजेपी को। अच्छा, ये भी अलग अलग जगह पे, क्योंकि दिल्ली में वो चीज केजरीवाल के साथ नजर नहीं आ रही है, केजरीवाल को वो सिंपैथी मिलती नजर नहीं आ रही है जो आपको झारखंड में हेमंत सोरेन को मिलती हुई नजर आई। और हेमंत सोरेन को सिंपैथी नहीं मिली है, बल्कि देखिए तो पूरा इंडिया गठबंधन वो अपने कंधे पे ढोते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इतनी बड़ी जीत तो खुद हेमंत को भी उम्मीद नहीं होगी पंकज जी। नहीं, लेकिन एक चीज मैं और देख पा रहा हूं कि जहां जहां महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है, पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत रही है।
जैसे नहीं, झारखंड में डेफिनेटली महिला वोट एकदम एकदम उनके फेवर में गया है। और सवाल ये भी है ना कि आप महिलाओं को जो भी वादा कर रहे हैं, अगर ठीक है वादा आप ये वादा कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी लाभ मिल रहा है। और आप देखें कि झारखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे, अगर मुझे ठीक से याद है, तो 4% ज्यादा महिला वोट पड़ा है पुरुषों के मुकाबले। और जहां जहां महिला वोट बहुत ज्यादा निकला है, वहां सीधे सीधे आपको जेएमएम लीड करती हुई नजर, लीड क्या नहीं, स्वीप करती हुई नजर आ रही मैं है। वही कह रहा हूं कि झारखंड में देखिए मैया योजना कमाल कर गया, महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना कमाल कर गया, बिहार में डॉक्टर संजय कहा जाता है कि नीतीश कुमार। पंकज भाई, जी हाँ, मेरा ये कहना है ना कि एक योजना चल रही, सरकार दे रही है, हाँ, दूसरे सामने एक पार्टी कह रही है कि हम देंगे। तो हाँ, देंगे से क्या है, हमको ऑलरेडी मिल रहा है ना, मिल रहा है। हमको ऑलरेडी मिल रहा है। नहीं, और फिर वही सरकार कह रही है ना कि अगली बार आएंगे तो हम 2500 देंगे, ये कह रहे हैं हम आएंगे तो 2100 देंगे, हम आएंगे तो 2100 देंगे, और ये कह रहे हैं कि हम 2500 देंगे। इसका फायदा साफ हो रहा है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार भी महिला को साधने की वजह से लगातार बिहार की राजनीति के फोकल पॉइंट बने हुए हैं, सत्ता में बने हुए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि महिला पॉलिटिक्स को जो बेहतर तरीके से समझ रहा है वो सत्ता में बना रह रहा है, या उसकी सत्ता में वापसी हो रही है? इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है। अभी झारखंड की बात हो रही थी ना, 31 विधानसभा झारखंड की ऐसी हैं जहां महिला वोटर अधिक हैं, पुरुष से अधिक है, 31 विधानसभा। अब सोच लीजिए कि 81 विधानसभा का वो प्रदेश है और 31 में महिलाएं अधिक हैं। कल्पना सोरेन एक वैसी नेत्री के तौर पर उभरी जो लोगों से कनेक्ट हुई। कोई बीजेपी ने कोई वैसा नेत्री को नहीं ये किया जो लगा कि नहीं वो भी इनके ये में कंपटीशन में या इनके ये में प्रतिद्वंदी के तौर पर वो भी एनडीए ने भी उतारा, वैसा कुछ नहीं। और बिहार तो इसकी प्रयोगशाला रही है। साइकिल योजना नीतीश कुमार ने शुरू की, 35% रिजर्वेशन जो पंचायतों में दिया, नगर निकाय में दिया, नौकरियों में जो 33% रिजर्वेशन की बात इन्होंने की, शराबबंदी का निर्णय इन्हीं महिलाओं के आह्वान पर नीतीश कुमार ने किया। और बिहार तो एस्टेब्लिश्ड है इस बात को लेकर के कि जैसे ही महिला वोटर अधिक निकलती है बिहार में, माना जाता है कि वो वोटर नीतीश कुमार के वोटर है। और कई बार जो बात की गई उसमें परिवार में भी, इस बार लोकसभा के चुनाव में भी कई बार हम लोग एनालिसिस के दौरान कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनके पति शिक्षक थे, वो कहीं और थे। उनकी पत्नी से जब मैंने पूछा, वो कहे कि हम तो नीतीश कुमार को वोट करेंगे। मतलब पति पत्नी में भी आइडियोलॉजी के आधार पर डिवीजन है। लगता है कि अगर हमारी ताकत मिली है, इंपावरमेंट मिला है, तो उसमें बिहार की सड़कों पर आपको मिल जाएगी महिला बेटियां राइफल लिए हुए जो सुरक्षा दे रही है, तो वो मानती है कि नीतीश कुमार। महिला शिक्षिकाओं का देख लीजिए, तो बिहार में तो नीतीश कुमार ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए जितना इन्होंने काम किया है वो मिसाल है। तो बिहार में नीतीश कुमार को इसका लाभ मिलते रहा, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना होगा। लेकिन झारखंड में भी वो मैया योजना और दूसरा कल्पना सोरेन जो सीधे सीधे फ्रंट पर आकर के चीजों को ये कर रही थी। देखिए वहां झारखंड को अगर हम लोग देखेंगे, शायद पैनलिस्ट सहमत हो ना हो, मैंने देखा कि जितना बीजेपी बहुत खराब परफॉर्मेंस की जगह पर जो उनके गठबंधन के पार्टनर थे आजसू, अब 10 सीटें उनको दे दी। जयराम महतो ने जो माहौल बनाया वो कितनी सीटें उनके हिस्से में आई देख लीजिएगा। जेडीयू की क्या स्थिति होगी वहां, जिनको जिनको इन्होंने सीटें बांटी। बीजेपी तो थोड़ा सा अपने को बचाएगी। 19 में देख लीजिए बीजेपी की क्या स्थिति रही। इस बार जो परिणाम जब फाइनल आएंगे तो देख लीजिएगा कि बीजेपी। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, स्थानीय नेताओं को इन्होंने तरजीह नहीं दी। और हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान और बाकी जो बाहरी लोग गए, वो अपना रांची में बैठ करके रणनीति बनाते रहे। जमीन पर स्थानीय नेताओं की बात, और एक बात जो आपने कही, मैं भी उससे सहमति दर्ज करता हूं, शायद आप आदिवासी को बनाते, नन आदिवासी को बनाते, एक तरफ तो चेहरा तय था कि हेमंत सोरेन है, वही रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कोई चेहरे की बात अगर नहीं की, कोई आदिवासी नेता पर ही दाव लगाते, कहते कि अगर उधर हेमंत सोरेन है तो इधर भी हमारे यही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। चुनाव में और रणनीति में इस तरह की चीजें होती हैं।
लेकिन इस तरह का चेहरे का न होना भी मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए बैकफायर किया। नहीं, बीजेपी के लिए बैकफायर किया ठीक है, पर आप देख लीजिए बिहार में सटा हुआ राज्य है, वहां माहौल कुछ और दिख रहा है और झारखंड में माहौल कुछ और दिख रहा है। क्या प्रियदर्शी रंजन जी ये मान लेना चाहिए कि झारखंड में ये माहौल दिखने के पीछे अगर सबसे बड़ी वजह है तो ठीक है, एक मैया योजना महिलाओं को साधने की वजह से, जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे थे 31 सीटों पर महिलाओं की आबादी ज्यादा है, पर क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि बाबूलाल मरांडी को ही प्रोजेक्ट कर देते आदिवासी नेता के तौर पर कि हमारे मुख्यमंत्री ये होंगे, तो शायद स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर होती? हो सकता था कि बाबूलाल मरांडी को प्रोजेक्ट करने के बाद स्थिति कुछ बेहतर हो जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां चुनाव लड़ रही थी, उसके पास मुद्दों का भी, जिस तरीके से जेएमएम भावनाओं के लहर पर सवार थी, वैसा कोई एज इनको मिल नहीं रहा था। करिश्माई नेतृत्व था हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का। पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान इन दोनों ने जो समा बांधा, भारतीय जनता पार्टी उसका काट नहीं ढूंढ पाई। और बाबूलाल मरांडी भी शायद उनको प्रोजेक्ट भी कर दिया जाता तो बहुत बेहतर तो नहीं हो सकता था, बेहतर हो सकता था, क्योंकि बाबूलाल मरांडी में वो करिश्माई क्षमता नहीं है। बाबूलाल मरांडी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर चुकी है, अन्य आदिवासी नेताओं का भी भारतीय जनता पार्टी पहले प्रयोग कर चुकी है। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इस चुनाव में थे। सवाल था करिश्मा का कि करिश्मा कौन करेगा, कौन करिश्मा दिखा रहा है। जेएमएम के हेमंत सोरेन ने जो करिश्माई नेतृत्व दिखाया उसका परिणाम है। नहीं, ये पति पत्नी दोनों का करिश्माई नेतृत्व दिखा है। मुझे लगता है श्याम किशोर चौबे जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि कोल्हान टाइगर को लाने की चर्चा खूब हुई, चंपई सोरेन को आपने तोड़ लिया, और उसके बाद भी कोई फायदा झारखंड में होता हुआ दिखा। कोल्हान की स्थिति क्या रही और संथाल की स्थिति क्या रही? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि कोल्हान टाइगर, यहाँ बहुत सारे लीडर्स हुए जो टाइगर कहलाते हैं। जो जयराम महतो जीते हैं मामूली वोट से, एक सीट, 73 सीटों पे कैंडिडेट देके एक सीट जीत पाए हैं, वो भी टाइगर हैं। और जिससे जीते बेबी देवी से, उनके जो स्वर्गीय पति हैं जगन्नाथ महतो, वो भी जगन्नाथ टाइगर कहलाते थे। धनबाद में भी एक टाइगर है। यहाँ तो जो थोड़ा सा ऊपर आ गया वो टाइगर हो जाता है। चंपई सोरेन की हैसियत आपको याद होगा, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि उनकी हैसियत केवल अपने सीट भर की है, उसको बचा लें यही बहुत है। इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है, बाकी जगह नहीं पहचान है। वो तो इंसिडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए और बीजेपी ने उनको तोड़ लिया, चाहे जैसे भी तोड़ा या ये टूट गए, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ा। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि मेरे आने से अब शायद 2-3 सीटें निकल गई जहां पर 0 था बीजेपी, बाकी तो कुछ वैसा उनका था नहीं। और दूसरी बात की, देखिए, हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, लेकिन झारखंड का ये रहा है कि यहाँ से मैसेज अपने आप ट्रांसमिट हो जाता है, और खासकर ट्राइबल्स के बीच। और मुख्य लड़ाई 28 ट्राइबल सीटों की थी। बाकी जो एक बड़ी आबादी है, महतो आबादी, जिसको कुर्मी यहाँ बोलते हैं, कहीं लोग कुर्मी बोलते हैं, कहीं कुनबी बोलते हैं, तो ये उनकी भी 15-16% आबादी है। तो उसमें जयराम महतो और सुदेश महतो ने आपस में लड़ भिड़ के उसको भी खत्म कर दिया। तीसरी बात, इंडिया के पक्ष में 2 तरह का वोट एकदम इंटैक्ट रहा। आप मान के चलिए कि जो ऑलमोस्ट 26% ट्राइबल आबादी है और लगभग 16% मुस्लिम आबादी है, तो 6-5-11 41-42% वोट तो इनका इंटैक्ट रहा। बाकी जो कहिए बह बूह के आ गया, उतने में इनका बल्ले बल्ले हो गया। और ये लोग ट्राइबल वोट में पिछले 10 वर्षों से कोशिश करने के बावजूद बीजेपी एंट्री नहीं मार सकी है। अब सोचिए कि मतलब मशहूर ये है, नीलकंठ सिंह मुंडा खुंटी से खड़े थे, कई बार के जीते हुए मंत्री रहे, वो भी हार के कगार पर थे। पता नहीं हारे की जीते, अभी मैंने देखा नहीं। तो बहुत मुश्किल है। वो उधर देखिए, जिसको ले गए बहुत हल्ला हंगामा करके संताल परगना में, ये मैं उनका नाम क्या हेम्ब्रम है, वो भी नहीं कर सके। वो भी वहां करिश्माई नेता माने जाते थे।
तो मुश्किल है। ये जो एक तो तीर धनुष का छाप, दूसरे जो हेमंत सोरेन की योजनाएं, तीसरे जो 5 वर्षों से ये ट्राइबल्स के लिए योजनाएं लेके आते रहे, काम करते रहे, और चौथी बात की शायद कम प्रदेशों में ऐसा होता हो, इन 5 वर्षों में 4 राउंड हेमंत सोरेन हर जिले में कैंप लगा के स्थानीय समस्याओं का निराकरण कराते थे। जिला लेवल के अधिकारी तो रहते ही थे, सचिव स्तर के भी अधिकारी रहते थे, और ऑन द स्पॉट होता था। और जनता को क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, चलिए, ड्राइविंग ये ठीक है, और शायद इसीलिए जनता ने उनको एक बार फिर जीत दे करके नवाजा भी है, पुरस्कृत भी किया। लेकिन अनुपम जी, एक सवाल बार बार उठ रहा था कि कांग्रेस कमजोर कड़ी होगी, 30 सीट क्यों दिया गया? यहां पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस के एक नेता के घर पे 350 करोड़ मिलता है, आलमगीर आलम के घर पे 30 करोड़ रुपया मिलता है, और तरह तरह का आरोप उनके खिलाफ लगाया गया। लेकिन कांग्रेस के भी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि कहा जा रहा था कि झारखंड में जेवीएम तो करेगी बेहतर या अपनी सीटें वापस पा लेगी, कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी। पर कांग्रेस भी हेमंत के कंधे पे चढ़ करके बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाई, जबकि महाराष्ट्र में स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। वहां कांग्रेस लेड अलायंस की स्थिति खराब हो गई, जबकि यहां कांग्रेस बैक सीट पे है तो कांग्रेस बेहतर कर गई। देखिए, कांग्रेस की हालत ये समझिए कि देश के सबसे बड़े सूबे में उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे। कश्मीर में चुनाव जीतने के बाद सरकार में शामिल नहीं हो पाए। कांग्रेस का सारा प्रॉब्लम समझिए, महाराष्ट्र आप इतना ऐतिहासिक रूप से हारे हैं, झारखंड में आपका कोई नामलेवा नहीं है, सब जान रहे हैं वहां हेमंत सोरेन जीते हैं, उत्तर प्रदेश से आप गायब हैं, बिहार से आप गायब हैं, प्रियंका गांधी जीत गई हैं, और हमारे यहाँ प्रयागराज में पोस्टर लगा है कि इंदिरा गांधी की वापसी। ये हमारे प्रयागराज में आज बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि इंदिरा गांधी लौट आई, इंदिरा इज बैक, और हम जीत गए, हम जीत गए। इमेजिन कीजिए, पूरे देश में हारने के बाद कह रहे हैं हम जीत गए। मतलब आप इसे सोचें, 2024 में जिसको राहुल गांधी अपनी सबसे बड़ी जीत बताते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी हार थी 2014 में, नंबर 2 पे 2019 में, नंबर 3 पे 2024 में। अपने 125 साल के इतिहास की सबसे बड़ी हार लेके वो कहते हैं उसको जीत मानते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस राउट हो रही है, और उनके गृहनगर में बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, प्रियंका इंदिरा गांधी लौट आई, क्योंकि उनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है। तो आप समझिए, कांग्रेस अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली तक सीमित करती चली जा रही है। मैं इसको बार बार कह रहा हूं, इसमें कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा रिसर्च वर्क भी किया है कि जितनी मेहनत कांग्रेस ने राहुल गांधी को छवि बनाने में की है, मतलब द पैसा और जितनी मेहनत और जितना प्लानिंग, कि राहुल गांधी को कभी वो राजीव गांधी के गेटअप में लाए जाते हैं, कभी प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी के गेटअप में लाई जाती हैं, उनको अलग अलग लोगों से मुलाकात कराई जाती है, उनके इंटरव्यूज होते हैं, उनकी वार्ताएं होती हैं, उनकी पदयात्राएं होती हैं। तो जितनी मेहनत उन्होंने, मतलब जो मेहनत, सारी मेहनत एक इन भाई बहन पे हो रही है या फिर एक परिवार पे हो रही है, और जो पार्टी पे मेहनत होनी चाहिए थी पंकज जी, वो नहीं हो रही। पार्टी पे मेहनत नहीं हो रही। पर मैं श्याम किशोर चौबे जी एक बात पूछूंगा आपसे। कल्पना सोरेन पीछे चल रही थी, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, अंतिम तक देखिए माहौल बदलेगा। कहा जा रहा था कि शिबू सोरेन के परिवार के एक सदस्य हेमंत सोरेन तो जीत रहे हैं, पर 3 सदस्य हार जाएंगे, जिसमें सीता सोरेन का नाम था। सीता सोरेन हार गई या हार के कगार पर हैं। लेकिन सुनील सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों जीत की तरफ हैं, ऑलमोस्ट जीत चुकी हैं। क्या कहेंगे आप, ये क्या मिरेकल हुआ? वहां बड़ा क्लोज फाइट दिखाई पड़ा, लेकिन फाइनली ये जेएमएम के पक्ष में गया। मैंने जेएमएम के पक्ष में इसलिए गया कि एक तो वहां का वो सीट जो है, सो अक्सर जेएमएम ही गांडे से अक्सर जेएमएम जीतता रहा है। एक शायद 2 बार बीजेपी जीती थी। और दूसरी बात यह है कि वहां का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम्स हैं, कोयरी हैं, ट्राइबल है,
और वो जो कास्ट कॉम्बिनेशन था वो इनके पक्ष में है। तीसरी बात कि गांडे से अभी हाल में है, कल्पना सोरेन 5 महीना पहले जीती थी और इसके बावजूद वो गांडे को भूली नहीं थी। और बाकी एक जो होता है, अब ये कैसे होता है मैं नहीं जानता हूं कि चुनाव में एक लहर, जब लहर चलती है तो अपने आप हर जगह वो सब चली जाती है। अदरवाइज इसको क्या कहेंगे, हेमंत की लहर ही न कहेंगे और क्या बिल्कुल कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल किसी ने उम्मीद की थी, सब लोग बहुत साहस करते थे तो बोलते थे कि क्लोज फाइट है, और हमको तो लग रहा है कि कोई फाइट ही नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा है, जीत का मार्जिन भी ज्यादातर सीटों पर बहुत बड़ा है। बहुत बढ़िया। 2 दिन पहले आप देखिए जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जब बीजेपी की ओर से आया कि हम 51 सीटों पे जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, आप 25 पर सिमटेंगे और हम 59 सीटों पे जीत रहे हैं। तो इस हिसाब से उनका कैलकुलेशन तो मुझको ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा डॉक्टर संजय, ठीक है, झारखंड को तो बड़ा नेता के रूप में, झारखंड में बड़े नेता के रूप में हेमंत सोरेन दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में बीजेपी इसलिए जीत जाती है या एनडीए जीत रही है क्योंकि नीतीश कुमार हैं, पर सवाल ये उठता है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन बिहार का आप देख पा रहे हैं, उसके सामने आपको आरजेडी का कास्ट इक्वेशन, जातीय समीकरण इफेक्टिव दिख रहा है क्या? क्योंकि लोकसभा में इन्होंने कुशवाहा साधने की कोशिश की, कुछ हद तक सफल हुए, पर अब उपचुनाव में तो दिख रहा है कि बुरे तरीके से असफल हुए हैं, और एनडीए इंडिया ब्लॉक के सामने कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है। मैं फिर बता रहा हूं कि कास्ट कॉम्बिनेशन आरजेडी का डाइल्यूट हुआ है। जब 19 में भी सुधाकर सिंह भी जब चुनाव जीते थे तो अंबिका यादव से मात्र 182 वोट से वो जीते थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से वो उम्मीदवार हो गए थे। और इस बार भी सतीश यादव जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार है, उससे मात्र 2000 वोट से ये जीत पाए हैं, जो अशोक सिंह है एनडीए के उम्मीदवार। और तीसरे नंबर पर जगदानंद सिंह के बेटे 35,000 पर चले गए हैं। मतलब यादव लोग भी अब जाति देख करके वोट करने लगे हैं, उनको आरजेडी से बहुत लेना देना नहीं है। और ये आपको लोकसभा के चुनाव में भी अररिया और मधुबनी में देखने को मिला था कि वहां पर वो हिंदू हो गए थे। तो अगर ये वोट नहीं दरकता, जहां तक मैं समझता हूं, हो सकता है मेरी समझ उस ऊंचाई तक नहीं हो जहां तक लोग समझते हैं, तो यादव डाइल्यूट हुआ है और मुस्लिम भी फ्रैक्चर्ड हुआ है। मैं इमामगंज का बात मैं बता रहा हूं, जनसुराज के एक नेता थे, उन्होंने कहा कि मैं यादव के गांव में हूं, क्योंकि मैं यादव जाति से हूं और मुझे यादव गांव में भेजा गया है, और यहां लोग जनसुराज की बात कर रहे हैं। मैं बता दूंगा कि पासवान वोटर वहां कितने हैं, और चिराग पासवान के आह्वान पर सारे पासवान वोटर मिलकर के 37,000 वोट दे दिए जितेंद्र पासवान को। मैं बता दूंगा कि जातीय के मुसहर कितने हैं और पासवान कितने हैं। वहां भी फ्रैक्चर्ड हुआ, वहां भी टूटा, यादव भी टूटे, मुस्लिम भी टूटे। और तब जाके तीसरे नंबर पर, अगर पहले नंबर पर वो दीपा मांझी रही, दूसरे नंबर पर 47,000 पर रोशन मांझी रहे, और तीसरे नंबर पर 37,000 जनसुराज ले आया। जबकि पासवान वोट वहां क्या है मैं बता दूंगा आपको। तो टूटा है, अगर नहीं दरकता तो फ्रैक्चर्ड कैसे होता? ठीक है, कैंडिडेट जो भी खड़ा होता है, वो जो खड़ा होगा उसका अपना वोट कैसे नहीं होगा? उसके भी 2004 तब तो सब कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए और कहे कि ये तो मेरा वोट है। जब पार्टी से आप उम्मीदवार बन जाते हैं तो आपके वोट को काउंट किया जाएगा पार्टी के वोट के साथ जोड़ करके। तो समीकरण बिगड़ा है। बेलागंज में अभेद्य दुर्ग को तोड़ने के लिए 2 तरह का प्रयोग हुआ। मनोरमा देवी जो यादव जाति की उम्मीदवार थी, उनको खड़ा किया गया कि यादवों में डिवीजन हो। जैसे ही सुरेंद्र यादव के खिलाफ शायद जेडीयू किसी कुशवाहा को लड़ाते रही, किसी को लड़ाते रही, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो है कुशवाहा औरंगाबाद से एमपी है, उनको भी लड़ा करके बेलागंज में देख ली है। तो मनोरमा देवी जैसे ही खड़ा होती है, यादव वोटों में डिवीजन हो जाता है। तो राजद का वोट जो है वो फ्रैक्चर्ड हुआ है। और अगर 2025 में भी अगर यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन में पार्टियां उस तरह से दांव आजमाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमवाई समीकरण वहां पर डाइल्यूट नहीं हो सकता है। चलिए, एमवाई समीकरण डाइल्यूट होगा, पर एक बड़ा सवाल यही है कि आरजेडी की करारी हार बिहार में और वहीं झारखंड में
हेमंत सोरेन के साथ रहने की वजह से आरजेडी ने जोरदार परफॉर्म किया है। आप अनुपम जी एक लाइन, समय की सीमा पार कर चुके हैं जी। एक ही लाइन में कह रहे जी। हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यादव डाइल्यूट हुआ है, मुस्लिम फ्रैक्चर हुआ है। कुंदरकी का मामला भी ध्यान में रखिएगा। 65% मुसलमान था, लेकिन चूंकि वहां लगातार तुर्क मुसलमान जीत रहा था, तो पठान मुसलमान ने तुर्क मुसलमान के खिलाफ ऐसा विद्रोह किया कि वहां भाजपा 1 लाख वोट से जीत गई। ठीक है, तो चलिए, भाजपा 1 लाख वोट से जीत गई। तो जनता के इस फैसले में इतना ही। हमने आपको बताया कि बिहार और झारखंड की क्या स्थिति है। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार हम आपको बताते रहेंगे। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। TV9 के साथ जुड़े रहिए और पल पल के अपडेट से अपडेटेड रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।